ओके सो पिछली वीडियो में हमने बात कर ली डिफरेंशिएशन की, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आप एक दफ़ा उसको बुक से रीड कर लें तो आ जाएगा कि डिफरेंशिएशन की बेस पे हम किस तरह से ट्यूमर को बेनाइन या मेलिग्नेंट कहते हैं। वेल डिफरेंशिएटेड है तो बेनाइन है, नहीं है तो मेलिग्नेंट है। अब दूसरा जो करेक्टरिस्टिक फीचर है जो हमें ये डिसाइड करने में हेल्प करता है कि जो ट्यूमर है वो बेनाइन है या इन्वेसिव है, तो वो है इन्वेजन। ठीक है, बेनाइन है या मेलिग्नेंट है वो हमें फाइंड करने में हेल्प करता है इन्वेजन। इन्वेजन का क्या मतलब है? इन्वेजन का मतलब है कि जब कोई ट्यूमर जो है वो अपने एडजेसेंट सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी अपने लपेट में लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्यूमर की ग्रोथ हो रही थी, लेकिन इस ट्यूमर ने आहिस्ता आहिस्ता क्या किया, सराउंडिंग टिश्यूज़ को भी अपनी लपेट में लेना शुरू कर दिया और यहाँ पे भी ट्यूमरस ग्रोथ स्टार्ट कर दी। तो इसको हम क्या कहते हैं? इन्वेजन। इन्वेजन का क्या मतलब है? सराउंडिंग टिश्यूज़ की इन्वॉल्वमेंट हो रही है। ठीक है, सराउंडिंग टिश्यूज़ जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब डिफ्रेंशिएट किस तरह से करते हैं? जो बिनाइन ट्यूमर्स होते हैं वो नॉन इन्वेसिव हैं, वो इन्वेजन नहीं करते, जबकि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर हैं वो इन्वेजन करते हैं। तो अगर आपने बायोप्सी की और आपको एक ऐसा ट्यूमर मिला जिसके फुट लाइक प्रोसेसेस थे, उस साइड्स वाले एरिया को इन्वेड कर रहा था, तो आपने इसको क्या कहना है कि ये क्या है? मेलिग्नेंट ट्यूमर है। ठीक है, जो बिनाइन ट्यूमर्स हैं ये इन्वेड नहीं करते। कहता है ये एक मिसाइल से डिस्क्रीट से मास के फॉर्म में होते हैं जो कि लोकलाइज रहते हैं। क्या रहते हैं? लोकलाइज रहते हैं। इन्वेजन भी नहीं करते, मेटास्टेसिस भी नहीं करते। अब एक इंपॉर्टेंट बात उसने यहाँ पे की हुई है कि ये जो बिनाइन ट्यूमर होते हैं, बिनाइन ट्यूमर के ऊपर यूजुअली फाइब्रस कैप्सूल की एक रिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? हमारे पास एक फाइब्रस कैप्सूल आ जाता है, और वो फाइब्रस कैप्सूल इसको लोकलाइज करने में, इसको इन्वेजन से रोकने में हेल्प करता है। ये जो फाइब्रस कैप्सूल की रिम आईवी है, ये फाइब्रस कैप्सूल बना किसकी वजह से है? एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन की वजह से। और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स किसने डिपॉजिट किया? फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स ने। और वो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स जब इस एरिया में हाइपोक्सिया था, इंजरी हुई थी, ट्यूमरस ग्रोथ स्टार्ट हुई, तो वो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स जो हैं वो स्टिमुलेट हुए, उन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स की डेपोजिशन की, और उस डेपोजिशन की वजह से यहाँ पे क्या बन गया? फाइब्रस कैप्सूल। और ये फाइब्रस कैप्सूल जो है वो इसको नॉन इन्वेसिव बनाता है, इसको सप्रेस करता है, इसको फर्दर फैलने नहीं देता, यूँ इसके ऊपर एक वो निक डाल देता है। ठीक है, अब दूसरी बात ये करता है कि इनकैप्सुलेटेड अगर कहीं पे आपको नज़र आता है ट्यूमर, तो इसका मतलब है कि वो बिनाइन है। लेकिन अगर कैप्सूल नहीं है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेलिग्नेंट है। बहुत सारे ट्यूमर्स हमने ऐसे भी देखे जो बिनाइन इन नेचर थे, लेकिन उनके ऊपर इनकैप्सुलेटेड लेयर नहीं थी। क्या नहीं थी? इनकैप्सुलेटेड लेयर नहीं थी, बल्कि उनकी डिमार्केशन हुई हुई थी। क्या हुई हुई थी? डिमार्केशन हुई हुई थी। और इसकी एग्जाम्पल वो देता है कि फीमेल का जो यूट्रस है, यूट्रस के अंदर एक लायोमायोमा हमें मिला, और लायोमायोमा के ऊपर कोई भी कैप्सूल नहीं था, बल्कि बस जो यूट्रस का मायोमेट्रियम है ना, वो इसको यूं डिमार्केट कर रहा था। ठीक है, तो यूट्रस का जो मायोमेट्रियम है वो इसकी क्या कर रहा था? डिमार्केशन कर रहा था, इसको सेपरेट कर रहा था नॉर्मल सेल से। इनकैप्सुलेटेड ये नहीं था। तो अब अगर वो इनकैप्सुलेटेड नहीं है तो इसका मतलब पहली बात है कि बिनाइन है तो कैप्सूल होगा, कैप्सूल नहीं है तो वहाँ पे डिमार्केशन होगी। अगर दोनों नहीं है तो फिर भी वो बिनाइन हो सकता है। ये रूल है, वो ये एक्सेप्शंस आपको हर जगह पे मिलेंगी। ठीक है, ये रूल है कि बिनाइन ट्यूमर के ऊपर कैप्सूल होना चाहिए या बिनाइन ट्यूमर डिमार्केटेड होना चाहिए ताकि वो लोकलाइज रहे, वो फैले ना। लेकिन अगर हमारे पास ना ही कैप्सूल है और ना ही डिमार्केशन है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ भी नहीं है कि वो बिनाइन नहीं है। वो स्टिल बिनाइन हो सकता है, और ये बिनाइन है या नहीं ये डिपेंड करेगा जब आप उसको हिस्टोपैथोलॉजिकली चेक करोगे कि इन्वेड तो नहीं कर रहा, मेटास्टेसाइज तो नहीं कर रहा। इसकी बेस पे आपने उसको बिनाइन और मेलिग्नेंट कहना है। सो ये बस सारी बात इसने यहाँ पे लिखी हुई है। अब दूसरी बात उसने की हुई है हमारे पास कि जो मेलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं ये इन्वेसिव होते हैं, इनके ऊपर कोई कैप्सूल नहीं होता। ठीक है, जनरल रूल ये है कि इनके ऊपर इस तरह का कोई कैप्सूल नहीं होता। स्ट्रोमा जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरी बात जो हमने देखी वो ये देखी कि इनके अंदर ना ऐसे क्रैब लाइक टिन्नी प्रोसेसेस थे, पैड लाइक प्रोसेसेस थे जो लोकल टिश्यूज़ को इन्वेड कर रहे थे। ठीक है, सो क्या थे इनके पास? क्रैब लाइक फीट पेनिट्रेशंस थी जो सराउंडिंग एरिया को पेनिट्रेट कर रही थी। अब अगर क्या है कि फॉर एग्जांपल ना ये किसी का लिवर है, ऐसा होता है, ये पता नहीं कैसा, यार कभी नहीं आ सकती ड्राइंग मुझे, ऐसा पता नहीं लिवर होता है। तो अगर किसी के लिवर में ना यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूमरस ग्रोथ थी, और इस ट्यूमरस ग्रोथ में जब हमने चेक किया तो क्या था, हमने चेक किया तो क्या था, इसके क्रैब लाइक प्रोसेसेस थे। तो जब हम इसकी सर्जरी करेंगे तो हम यहाँ से काफ़ी सारा एरिया रिमूव कर देंगे कि ये ना हो मेटास्टेसाइज हुआ हुआ हो और इसने सराउंडिंग एरिया को इन्वेड किया हुआ। तो एडिशनली केयर के लिए हम सर्जरी के तौर पर काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया भी रिमूव कर देते हैं ताकि रीअक्ररेंस का जो चांस है या मेटास्टेसिस अगर हुई भी थी तो वो कंट्रोल हो जाए। ठीक है, तो ये बात से लिखी हुई है कि जब हमारे पास लोकली वो बहुत सारे एरियाज़ को इन्वॉल्व कर लेता है, और अगर हम सर्जरी करें तो हम एहतियातन क्या करते हैं, बहुत सारे
एरिया को रिमूव कर लेते हैं। तो ये बात होगी किसकी, इन्वेजन की। और आई होप समझ आ गई होगी, कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं थी। इन्वेजन बेनाइन वाले नहीं करते, क्यों नहीं करते, वो डिमार्केटेड होते हैं, कैप्सुलेटेड होते हैं, लोकलाइज होते हैं, जबकि मैलिग्नेंट करते हैं, क्रैब लाइक प्रोसेसेस होते हैं इनके पास जो सराउंडिंग एरियाज़ को पेनिट्रेट करते हैं और सर्जिकली जब रिमूव करते हैं तो हम एहतियात के साथ करते हैं। आखिरी चीज़ आ गई हमारे पास मेटास्टेसिस, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, हाँ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। मेटास्टेसिस और इन्वेजन में क्या फ़र्क है। मेटास्टेसिस का मतलब ये है कि अगर ये उसकी किडनी के अंदर ट्यूमर है और बाद में हमने देखा कि ये जो है वो ब्रेन तक चला गया, तो हम कहेंगे ब्रेन के अंदर ये मेटास्टेसाइज हो गया। तो क्या किडनी ब्रेन के साथ कनेक्टेड थी, नहीं कनेक्टेड थी ना। तो ऐसे एरिया में ट्यूमर का ट्रांसफर होना जो फिजिकली कांटेक्ट में ना हो, ठीक है। जबकि इन्वेजन का मतलब है कि इसने सराउंडिंग एरियाज को अपने लपेट में लिया, जबकि मेटास्टेसिस का मतलब है कि ऐसे एरिया में ट्यूमर ग्रोथ स्टार्ट हो गई जो इसके साथ कांटेक्ट में नहीं था, तो ये मेटास्टेसिस है। अब कैसे हुई ये मेटास्टेसिस, कैसे हुई ये मेटास्टेसिस, ऐसे हुई कि यहाँ से जो ट्यूमरस सेल थे वो आए किसमें, ब्लड में, ठीक है। ब्लड में आए या लिम्फ में आए और फिर इस लिम्फ के थ्रू क्या हुआ, ये ब्रेन तक पहुंच गए। एक ये तरीका होता है, एक तरीका ये है मेटास्टेसिस। सबसे पहले क्या है, ऐसी साइट में स्प्रेड होना जो फिजिकली इन टच या इन कांटेक्ट नहीं थी। ये स्प्रेड हुआ कैसे, ये स्प्रेड क्यों होता है, ये 3 तरीक़ों से होता है। या तो लिम्फ वेसल्स इन्वॉल्व थी, लिम्फ वेसल्स ने इसको स्प्रेड करा दिया, या ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व थी, हिमेंजियो पता नहीं क्या वो वाला स्प्रेड हो गया, यानी ब्लड वेसल इन्वॉल्वमेंट थी, या फिर हमारे पास सीडलिंग होती है। अब सीडलिंग क्या होती है मैं बताती हूँ। सीडलिंग में ये होता है कि आपकी जो पेनक्रियाटिक कैविटीज़ है ना, जो आपकी एब्डोमिनल कैविटीज़ हैं वो इन्वॉल्व होना शुरू होती हैं और कैविटीज़ के थ्रू जो है वो ये फैलता जाता है। तो ये 3 रूट्स हैं जो आपको मेटास्टेसिस करने में हेल्प करते हैं। 30% ट्यूमर जब हमारे पास पेशेंट आते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर के, तो उनमें 30% पेशेंट्स को पता होता है कि उनका ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज कर चुका है, और 20% का अपॉन डायग्नोसिस रिवील होता है कि ये ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज कर चुका है, ये डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ फैल चुका है, ठीक है। अब अगेन अगर हम इस रूल को बिनाइन और मैलिग्नेंट पे अप्लाई करें तो बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेसाइज नहीं करते और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है वो मेटास्टेसाइज करते हैं। दूसरी बात उसने की हुई है कि एक रूल ये है कि जो लार्जर, ठीक है, जो लार्जर और एनाप्लास्टिक ट्यूमर्स होते हैं ना, लार्जर और एनाप्लास्टिक ट्यूमर हैं वो बहुत जल्दी मेटास्टेसाइज कर जाते हैं। लेकिन ये बात भी ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमने स्मॉल सेल लंग कैंसर्स देखे, स्मॉल सेल कार्सिनोमास देखे जो कि बहुत ईजिली मेटास्टेसाइज करते हैं, और बहुत सारे हमने लार्जर देखे जो मेटास्टेसाइज करते ही नहीं हैं। तो ये जो मेलिग्नेंसी के रूल्स हैं ना, इनमें बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तमाम जो मेलिग्नेंट हैं वो मेटास्टेसाइज। अब अगली बात ये है कि लार्जर एनाप्लास्टिक जो हैं वो मेटास्टेसाइज करते हैं लेकिन स्मॉलर भी करते हैं। फिर एक बात वो कहता है कि क्या ऑल मेलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेसाइज करते हैं, जितने भी मेलिग्नेंट हैं, क्या मतलब है उसका कि वो मेटास्टेसाइज करते हैं, यस करते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो मेलिग्नेंट ट्यूमर है वो मेटास्टेसाइज नहीं करते, वो बाहर वहाँ से नहीं निकलते। ये आप CNS के अंदर फर्दर भी डिटेल में पढ़ोगे। सो एक्सेप्शंस जो हैं वो इनकी हैं ही हैं, ठीक है। अब ब्लड कैंसर्स जो हैं वो हमेशा मेटास्टेसाइज करेंगे। ब्लड कैंसर्स जो हैं आपको पता है वो ब्लड सेल्स के अंदर होते हैं और ब्लड हर ऑर्गन के पास जाता है। सो ब्लड सेल कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा जो है ये मेटास्टेसाइज करते हैं, ये मेलिग्नेंट हैं और ये डाइजेमिनेटेड हुए हुए हैं, फैले हुए हैं। जो डाइजेमिनेशन है, ये डाइजेमिनेशन हमारे पास किस तरह से होती है। अच्छा, ये जो डाइजेमिनेशन होती है, ये जो इनका फैलाव होता है, ये 3 रूट्स के थ्रू होता है, ठीक है। 3 रूट्स कौन से हैं, या तो सीडलिंग हुई हुई है विद इन द बॉडी कैविटी, ठीक है, या सीडिंग हुई हुई है विद इन द बॉडी कैविटीज़, या लिम्फेटिक स्प्रेड है यानी लिम्फ वेसल्स के थ्रू ये स्प्रेड करता है, या फिर थर्ड हमारे पास क्या है, हेमाटोजीनस स्प्रेड है यानी ये ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड करता है। अब बारी बारी हम इनके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से। अच्छा जी, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सबसे पहली बात है कि हमारे पास जो सीडलिंग के थ्रू इनका स्प्रेड होना है, आपको बात समझ आ रही है, मेटास्टेसिस होनी है यानी स्प्रेड होना है, एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है। कैसे जा सकता है, सीडलिंग हो सकती है विद इन द बॉडी कैविटी, या फिर हमारे पास क्या हो सकता है, हेमाटोजीनस स्प्रेड हो सकता है या लिम्फेटिक स्प्रेड हो सकता है। और जो स्प्रेड बाय सीडिंग है, इससे क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है कि नियोप्लाज्म जो है वो एक बॉडी कैविटी को इन्वेड कर लेगा, ठीक है, बॉडी कैविटी को इन्वेड कर लेगा। और फिर आपको पता है जो बॉडी कैविटीज़ होती हैं, पेरिटोनियल है, कैविटीज़ आपस में कनेक्टेड होती हैं, तो ये एक कैविटी से दूसरी कैविटी में और दूसरी से तीसरी में यूँ 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 सीडलिंग जैसे वो नहीं फेंक देता बंदा ऐसे वो बीज, तो उस तरह से ये ऐसे आपको पूरे ऑर्गन्स के ऊपर नजर आएंगी जैसे कि बीज फेंके हुए हैं। तो ये को हम कहते हैं सीडलिंग नियोप्लाज्म या सीडलिंग स्प्रेड कहते हैं। ये इन्वॉल्व करता है पेरिटोनियल सरफेसेस को, लेकिन हो सकता है कि अंडरलाइंग टिश्यूज़ को इन्वॉल्व ना करे, जैसे CNS का मेड्यूलोब्लास्टोमा है और एपेंडाइमोमा है, ठीक है। CNS में मेड्यूलोब्लास्टोमा है और एपेंडाइमोमा है, कहता है ये स्प्रेड करता है वेंट्रिकल्स में और वेंट्रिकल से ये मेनिंजीज में चला जाता है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की मेनिंजीज को इन्वॉल्व कर लेता है। सो यूँ ये बॉडी कैविटीज़ में स्प्रेड करता है। दूसरा स्प्रेड हमारे पास आ जाता है लिम्फेटिक, और लिम्फेटिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जो लिम्फ वेसल्स होती हैं वो फेवरेट
हैं ज़्यादा कार्सिनोमास के लिए। कार्सिनोमा जो है वो क्या होते हैं, अब आपको अच्छी तरह से पता है। कार्सिनोमा लिम्फ वेसल्स के थ्रू ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, और जो हमारे पास सार्कोमास हैं, सार्कोमास जो हैं वो ब्लड वेसल्स के थ्रू स्प्रेड करते हैं, लेकिन दोनों के थ्रू भी कर सकते हैं। ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट डिमार्केशन नहीं है। अब डिपेंड करता है कि लिम्फ नोड्स जो हैं वो कौन से इन्वॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक किसी इंसान को ये हाथ का ट्यूमर हो गया, तो हाथ में से आपको पता है कि ये जो लिम्फ नोड्स होते हैं वो ट्रैवल करते हैं और कहाँ पर जाके ड्रेन होते हैं, एक्सिलरी लिम्फ नोड में। ऐसा ही है एक्सिलरी लिम्फ नोड में। तो प्राइमरी ट्यूमर जो होगा डिपेंड करता है कि ट्यूमर की साइट क्या है, और फिर वही साइट वाले क्या होंगे, लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे। तो ये क्या हो सकता है, हाथ के पास एक्सिलरी लिम्फ नोड है या वहाँ पे ड्रेन होता है तो वो इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, अब उसने एग्जांपल दी हुई है कि जैसे अगर लंग का ट्यूमर हो भी जाता है तो लंग के ट्यूमर जो है वो सबसे पहले लिम्फ नोड कहाँ पे ड्रेन करते हैं, ब्रोंकियल लिम्फ नोड में। तो ब्रोंकियल लिम्फ इन्वॉल्व होंगे, ब्रोंकियल लिम्फ नोड के बाद ट्रैकियल लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, और ट्रैकियल लिम्फ नोड जो है वो आगे जाके कहाँ पे ड्रेन करते हैं, हाइलर लिम्फ नोड में। तो हाइलर लिम्फ नोड तक यूँ एडिनोमा जो है वो या कार्सिनोमा जो है वो ट्रैवल करेगा। इसी तरह अगर ब्रेस्ट में ट्यूमर होता है और अपर क्वाड्रेंट का होता है, तो अपर क्वाड्रेंट जो है वो ड्रेन करता है एक्सिलरी लिम्फ नोड में, तो एक्सिलरी लिम्फ नोड की इन्वॉल्वमेंट होगी। और अगर हम मीडियल कंपार्टमेंट की बात करें तो मीडियल कंपार्टमेंट जो है वो पहले ड्रेन करता है इंटरनल मेमोरी आर्टरी के अलॉन्ग, तो वहाँ से और अल्टीमेटली ये इंफ्रा और सुप्राक्लैरिक्युलर लिम्फ नोड तक चला जाएगा। तो ये लिम्फ नोड की इन्लार्जमेंट है कि डिपेंड करता है कि लीजन की, ट्यूमर की, नियोप्लाज्म की साइट कौन सी है और उस साइट में कौन सा लिम्फ नोड करीब है, ड्रेनेज का पाथवे क्या है, सो वही हमारे पास इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अल्टीमेटली जितने भी लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व होते हैं अल्टीमेटली इन सब ने जाके थोरेसिक डक्ट में ड्रेन होता है, और थोरेसिक डक्ट के थ्रू फिर हमारे पास आगे क्या आ जाएगी, वेसल इन्वॉल्वमेंट भी आ जाएगी। सेंसिटियल लिम्फ नोड्स वो वाले लिम्फ नोड होते हैं जो सबसे पहले ट्यूमरस ग्रोथ को रिसीव करते हैं, यानी अगर लंग्स के करीब है तो जो भी आपके पास लिम्फ नोड है जब वहाँ पर जाके ड्रेन होगा तो वो लिम्फ नोड जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, ट्यूमर को रिसीव किया, उन्हें हम सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। ठीक है, सेंटिनल लिम्फ नोड कहते हैं। एक बात उसने की हुई है कि हमें सेंटिनल लिम्फ नोड का जब पता चल जाएगा कि कौन सी साइट से इसके पास ट्यूमर सबसे पहले आया या कौन सा ट्यूमर इन्वॉल्व हुआ, तो हम उस ट्यूमर की, उस लिम्फ नोड की क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, और बायोप्सी करने से हमें ट्यूमर के स्प्रेड के बारे में और उसकी वेरिएशन के बारे में, एक्सटेंट के बारे में अंदाज़ा हो जाएगा। और ये हम कैसे करते हैं, ब्लू डाई या रेडियो लेबल ट्रेसेस यूज़ करते हैं और हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है। अब एक बात और भी है बच्चों, देखो अगर हमारे पास ये हाथ का ट्यूमर है और अगर ये ट्यूमर ग्रो करके गया है एक्सिलरी लिम्फ नोड तक, तो ठीक है एक्सिलरी लिम्फ नोड की इनलार्जमेंट होगी, लेकिन इसकी इनलार्जमेंट का हमेशा मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे कैंसर आ गया है या ये मेटास्टेसाइज हो गया है या ये इन्वॉल्व हो गया है। इनलार्जमेंट इसकी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की वजह से भी हो सकती है। हो सकता है इस ट्यूमर की वजह से यहाँ पे कुछ मीडिएटर प्रोड्यूस हुए हों और वो मीडिएटर जो हैं वो ट्रैवल करके आए हुए हैं लिम्फ नोड के पास, और सिर्फ इसलिए लिम्फ नोड इन्वॉल्व है, मीडिएटर की वजह से, इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें कैंसरस ग्रोथ नहीं है। तो इसकी इनलार्जमेंट से आपने ये नहीं कहना कि ये इन्वॉल्व है, बल्कि फिर इसकी हमने बायोप्सी करनी है, इसको एग्जामिन करना है और फिर पता करना है कि क्या ये इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन की वजह से इनलार्ज हुआ है या फिर इसके अंदर ट्यूमरस ग्रोथ आई हुई है। तो इसकी बायोप्सी, इसकी डिटर्मिनेशन विद द हेल्प ऑफ ब्लू डाई या रेडियो लेबल ट्रेसेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो समझ आया, कन्फ्यूजन तो नहीं हुई, आम सी बात है। मेटास्टेसिस के लिए ट्यूमर जो है लिम्फ पाथवे को इन्वॉल्व करता है, और जहाँ पे ट्यूमर है, जो करीबिंग लिम्फ नोड है वहीं पे जाके ड्रेन होगा। अल्टीमेटली ये वेसल्स को भी इन्वॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि हिमेटोजीनस जो है वो स्प्रेड कैसे होता है। तो हिमेटोजीनस स्प्रेड जो है वो वेसल्स को इन्वॉल्व करता है, और ज़्यादा हमारे पास वेन्स इन्वॉल्व होती हैं। आर्टरी से ज़्यादा कौन इन्वॉल्व होती हैं, वेन्स इन्वॉल्व होती हैं। जितना भी वीनल ब्लड है, वीनस ब्लड है, वो जाके कहाँ ड्रेन होता है, या फिर पल्मनरी उसके थ्रू लंग्स के पास जाता है वीनस ब्लड सारे का सारा, या पोर्टल वेन के थ्रू लिवर के पास। इसका मतलब है लंग्स और लिवर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, मेटास्टैटिकली मेटास्टेसाइज होती हैं सबसे ईजिली, क्योंकि वेन्स जो हैं वो इन्हीं के पास आके ड्रेन करती हैं। ठीक है, उसके बाद कहता है कि कुछ ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जो विद इन वेन ग्रो करते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी हैं जो वेन के अंदर ग्रो करेंगे, और इसमें एक एग्जांपल उसने दी हुई है कि बहुत सारे ट्यूमर वेन्स के अंदर ग्रो करते हैं एक ऐसे फुट पैटर्न के अंदर, और जैसे रीनल ट्यूमर हो गया, ठीक है, तो वो एक स्नेक लाइक पैटर्न में ग्रो करता है वेन के अंदर, और वहाँ से फिर वो पास होता है इन्फीरियर वेना कैवा की तरफ, और इन्फीरियर वेना कैवा से राइट एट्रियम की तरफ। तो ये दो बातें उसने की हैं जो आप लोग बुक से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको ये सारी डिफ्रेंसिएशन पढ़ा दी है, इन्वेजन पढ़ा दी है और मेटास्टेसिस पढ़ाई है। यहाँ पर इसने बात की हुई है कि बहुत सारे कार्सिनोमा, जैसे कि रीनल वेन कार्सिनोमा, ये एक स्नैक लाइक पैशन में वेन के अंदर ही ट्रैवल करते हैं इन्फीरियर वेना कैवा, और वहाँ से हार्ट में पहुँच जाते हैं। इसी तरह जो हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है वो
पेनिट्रेट करते हैं और ग्रो करते हैं पोर्टल वेन और हिपैटिक वेन के रेडिकल्स के अंदर और इवेंचुअली मेन वीनस चैनल को रीच कर जाते हैं। इंट्रावीनस जो ग्रोथ है ये वाइड स्प्रेड डाइजेमिनेशन के साथ इसका कोई ऐसा रिलेशन नहीं है। बहुत सारी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उन्होंने सजेस्ट किया कि जो एनाटॉमिकल लोकेशन है नियोप्लाज्म की और इसका जो वीनस ड्रेनेज है वो होली सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर नहीं किया जा सकता। ऐसा नहीं है कि सिस्टेमिकली अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर रीनल वेन एब्डोमिनल एओर्टा में जा रही है तो ज़रूरी ही है कि वो वहाँ से कैंसर को भी वहाँ ले जाए, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी एक्सेप्शंस भी देखी गई, जैसे कि प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा है तो वो स्प्रेड करते हैं लंग्स की तरफ, जो प्रोस्टैटिक कार्सिनोमा है वो स्प्रेड करते हैं बोन्स की तरफ, जो ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है वो एड्रीनल ग्लैंड की तरफ आ जाते हैं, ब्रेन की तरफ चले जाते हैं, न्यूरोब्लास्टोमा स्प्रेड करते हैं लिवर और बोन की तरफ। तो ये एनाटॉमिकल वेरिएशन जो है ये वेरी करती है, ये सिस्टेमिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एसोसिएटेड भी नहीं है। तो यहाँ तक आप इसको रीड कर लें। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लें। अगर हम सम हाउ वो करें, बात करें कि हमने क्या कौन से फीचर्स की बात की, डिफ्रेंसिएशन तो बेनाइन में डिफ्रेंसिएशन होती है, मैलिग्नेंट में नहीं होती। इन्वेजन की बात करें तो बेनाइन में इन्वेजन नहीं होती जबकि यहाँ पे होती है, और मेटास्टेसिस की बात करें तो बेनाइन में नहीं होती और यहाँ पे होती है। ये सारी चीज़ हमने ओवरऑल अभी तक डिस्कस की है। इससे नेक्स्ट मैं आपको फैक्टर्स बताती हूँ कि कौन से फैक्टर्स के ऊपर कैंसर की जो ग्रोथ है या कैंसर या नियोप्लाज्म के जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। बहुत सारा जियोग्राफिकल इंसिडेंट्स भी होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे स्मोकिंग अगर बहुत ज़्यादा आप करते हो, बहुत ज़्यादा ओबीज हो तो कैंसर का जो रिस्क है, जो चांस है वो बढ़ा हुआ है। इसी तरह एज के वाइज भी बहुत ज़्यादा इसका रिलेशन है और रिक्वायर्ड प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स भी होते हैं। जैसे आपको क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है या इन्फेक्शंस हैं तो ये ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो आपको कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं। मल्टीपल प्रेगनेंसीज भी कैंसर कॉज कर सकती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कैंसर की कौन कौन सी जीन्स हैं जिनमें इंपॉर्टेंट है हमारे पास ऑन्को जीन्स होती हैं, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, गार्डियन जीन्स होती हैं कुछ, और कुछ जो हैं वो हमारे पास रेगुलेटर इंटरवल जीन्स होती हैं। तो इनके बारे में मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगी।